दोबारा तुमने ये बात कही, मैं तुम्हारी हैसियत नाप दूंगा, ये तुम कहने वाले कोई वर्ग नहीं होते हो। और मैं प्रोवोस्ट से बात करने आया हूँ, तुम कर्मचारी हो, अपनी हैसियत में रहो। विश्वविद्यालय में कुछ लोग आए, उनसे मैंने कहा कि अभी मत आइएगा, लेकिन वो मेरी सलाह को दरकिनार करते हुए वहाँ पे आए और पुलिस के बीच में नोकझोंक हुई। उसके बाद लाठीचार्ज के बाद धरना खत्म हुआ। 24 दिसंबर 2019 को मैंने विश्वविद्यालय में प्रदर्शन का आह्वान किया था और सब लोग सहमत थे। और 22 को ही दंडात्मक कार्रवाई शुरू हो गई, मुझे निष्कासन कर दिया गया और पुलिस बुला दी गई। खैर सबसे खराब वही था जब ताने लोगों को सुनने को मिलते हैं, लेकिन यकीन जानिए वो ताने ही आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में और ज्यादा सहयोगी होते हैं। तो इस दौर में माँ बाप भी चिंतित होते हैं कि भाई मेरा बेटा है, जो सरकारें हैं वो धर्म, जाति और धर्म के आधार पर किस तरह भेदभाव करती हैं और किस तरह प्रताड़ना हो रही है, तो उनको भी चिंता होती है। कि उस समय पे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का भी आपको फोन आया था? हाँ, चूंकि मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन जो दौर रहा था वो यही था कि मेरे पास फोन आया था और इतना ही कहा गया, मैं चूंकि समझ भी नहीं पाया था, मैं अचंभित था कि इतने बड़े व्यक्ति का मेरे पास फोन आ जाए। तो कहा गया था कि आपसे आपके जिला अध्यक्ष मिलेंगे। जैसे पार्टी का जो हाल है कांग्रेस का बेहतर जानते हैं, ये कार्यकर्ताओं की कमी से वजह से है। मैंने ये फिर कहा कि कई बार होता ये है कि आपको इन चुनौतियों से निकल के आगे बढ़ना पड़ता है। तो चुनौतियां तो फिर मेरे पास थी कि वो कई बार मदद मिल जाती है, कई बार नहीं मिल पाती है। मेरे संदर्भ में मैं कहूंगा कि सदर जाफर अभी कांग्रेस पार्टी की है, इसलिए मुझे मदद मिल गई। गरीबलाल खावरी एक जातीय समीकरण के मतलब की वजह से आए थे। उनका कार्यकाल मतलब कि उनके मूल्यांकन करने के लिए कुछ नहीं रहा। प्रदेश में किसी तरह का कोई आवाज बहुत मजबूती के साथ नहीं उठ रहा है, क्योंकि ट्वीट आजकल राजनीति में सबसे खराब चीज ये हो गई है कि लोग ट्वीट के माध्यम से ही पूरे आंदोलन को चलाने की कोशिश करते हैं। उनको ये लगता है कि सोशल मीडिया आज के दौर में सबसे जरूरी जगह है जहाँ पे आप आवाज बुलंद कर सकते हैं, क्योंकि आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर धक्का लगा दिया जाए तो आपकी क्या हैसियत बचेगी अगर पुलिस की नजरों में। ये उस हैसियत को बचाने की भी लड़ाई उस वक्त लड़नी चाहिए थी, नहीं लड़ी गई। बात वरुण चौधरी की नहीं थी, बात एक पद की थी, बात एनएसयूआई की, बात की एनएसयूआई की थी। और एनएसयूआई का सबसे बड़ा लीडर अगर सड़क पे एक पुलिस के जरिए गिरा दिया जाए तो आपको नाराजगी दर्ज करनी चाहिए। निर्मल चौधरी तो कम से कम मेरे लिए स्वीकार हैं थोड़ा बहुत। रौनक खत्री तो मैं एकदम नहीं पसंद करता हूँ। पहली बार तो रोया था क्योंकि मैं अकेले बंद था और पुलिस इतना टॉर्चर कर रही थी। माँ बहन की जो गालियां मुझे, मतलब 3 खेमे बना के आ रहे थे। अगर समझौता नहीं किया, डरा नहीं, तो मैं लड़ूंगा। और सड़क बड़ी जगह है सदन से। नमस्कार, मेरा नाम है नावेद और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय वॉइस। राष्ट्रीय वॉइस के पॉडकास्ट की आज दूसरी कड़ी है और आज एक ऐसे व्यक्ति से बात करने जा रहे हैं जो कुशीनगर में जिसका जन्म हुआ और लखनऊ में उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से लेकर के लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों तक की आवाज उठाई। 2017 में उनका करियर शुरू हुआ। तमाम बातें हैं, क्या संघर्ष रहा है, छात्र नेता की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, तमाम लोग होते हैं पीछे, परिवार होता है, प्रशासन होता है, वर्तमान सरकार होती है और उसके बावजूद सियासत कितनी मुश्किल है। तमाम चीजें हैं। हमारे साथ आज अहमद रजा खान साहब मौजूद हैं, एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। बात करेंगे, तमाम मुद्दे हैं। अहमद भाई, शुरू से शुरू करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से आपने सियासत शुरू करी है, तमाम जो विंग है, तमाम जो संगठन है छात्र नेताओं को, उनमें आप सक्रिय रहे, चाहे आयशा हो, चाहे छात्र सभा हो, तमाम जितने भी प्रदर्शन है हम भी देखते रहे, उनके प्रदर्शनों में शामिल हुए जितने भी संगठन है। लेकिन एनएसयूआई आपने चुना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसी विश्वविद्यालय से सियासत शुरू करना, फिर एनएसयूआई चुनना, और एनएसयूआई ही क्यों? सबसे पहले तो राष्ट्रीय वॉइस को धन्यवाद, आपका धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया मुझे बातचीत करने का। सवाल चूंकि आपका ये है कि हमने सबसे पहले एनएसयूआई क्यों ही चुना, जबकि मैं तमाम छात्र संगठनों के साथ संघर्ष की चीज़ें सीख रहा था। तो शुरुआत जब मेरी 2017 में हुई तो मुझे राजनीति के बारे में बहुत कम पता था। गांव से आने के बाद से मेरा जुड़ाव लोगों के जरिए राजनीति से हुआ। चूँकि कोई खानदान में राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, गांव में भी कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है ऐसा जिसके जरिए हम लोग ये समझ पाएँ कि राजनीति क्या होती है, क्या नहीं होती है। तो विश्वविद्यालय में जब आए, वहाँ पे बातचीत शुरू हुई तो मुझे लगा कि छात्र होते हैं, छात्रों के मुद्दे होते हैं, उनसे जुड़ाव शुरू हुआ, उनसे बातचीत शुरू हुई। कुछ सीनियर थे जिनके साथ मैं ये गुर सीखना शुरू किया। उसके बाद से जब मैं तमाम छात्र संगठनों के साथ, चूँकि मैंने ये तय किया था कि तुरंत किसी के साथ मैं नहीं जाऊँगा, मैं पहले लोगों को देखूंगा, परखूंगा, तौलूंगा
कि किसकी राजनीति बेहतर है। तो चूंकि मैं आयशा के साथ भी गया, सपा के साथ भी बहुत सारे प्रदर्शन किए। चूंकि गांधी प्रतिमा के पास जब लखनऊ में प्रदर्शन होते थे, अभी तो फिलहाल वहाँ से सस्पेंडेड है प्रदर्शन, तो मैं वहाँ पे तकरीबन 3 साल तक ये देखता रहा कि कौन राजनीति मेरे लिए सूट करती है। उसके बाद से मेरा निष्कासन जब हुआ, उसके बाद से मैंने ये तय किया कि मुझे कांग्रेस की राजनीति करनी है, क्योंकि तब तक राहुल गांधी को मैं एक तौर पे देख रहा था जो मतलब कि देश भर में मुखर होके जो सबसे बेकार है देश की राजनीति के लिए, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए मैंने NSY को चुना। निष्कासन की बात अभी आपने की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आप छात्र थे, एक प्रोटेस्ट था वो चला 2019 या 20 के समथिंग, उसके बाद निष्कासन हुआ। निष्कासन में क्या कारण थे, निष्कासन किया गया, और उस निष्कासन के बीच की जो प्रक्रिया है, बहाली कितने वर्ष में हुई, और क्या पूरी जो प्रक्रिया रही है वो क्या रही? क्योंकि छात्र राजनीति में जब ये हम लोग छात्र नेताओं से सुनते आ रहे थे अपने सीनियरों से कि गहना होता है निष्कासन मुकदमा, तो हम लोग ये कोशिश कर रहे थे कि भाई संघर्ष तो करना ही है। एक चीज़ तो तय थी कि संघर्ष करना है, पीछे नहीं हटना है। तो हम लोग निष्कासन हुआ संघर्ष के बदौलत। जब हॉस्टल में थे तब छात्रों के मुद्दे थे कुछ कि भाई वहाँ पे मेस में चूँकि लिया जा रहा था फीस, जो लड़के पे कर चुके थे उनसे दोबारा उनको पे लिस्ट पकड़ा दिया गया था कि आप दोबारा पे करिए। तो हुआ ये कि जब वो छात्र मेरे पास आए बात करने के लिए, क्योंकि अहमद भाई हमने तो अपना जो है पे कर दिया है, लेकिन ये दोबारा लेके आ रहे हैं, तो हमने कहा कि चलो इस प्रशासन से बात करते हैं। तो चूंकि प्रशासन के साथ एक बैठक हुई तो हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की। जब बातचीत विफल रही तो मैंने प्रशासन से कहा कि इसको दोबारा मत भेजिएगा। उनसे भी मैंने जुड़ाया कि दोबारा लिया जा रहा है, तो उन्होंने कहा ठीक है दोबारा नहीं आएगा। मैं जब दोबारा एक बार मुझे कॉल आता है जब मैं अपना क्लास कर रहा होता हूँ कि भैया ये दोबारा फीस ले रहा है, चूंकि उसमें बहुत सारे गरीब छात्र भी थे और लोगों को लगता है कि शिक्षा में सिर्फ वही लोग आते हैं जो संपन्न रहते हैं। कई बार ये नैरेटिव बन जाता है, क्योंकि आजकल जो हम विश्वविद्यालय के कुलपतियों का हाल देख रहे हैं, जब वो फीस बढ़ा रहे हैं तो कह रहे हैं कि संपन्न लोग जो देगा वो पढ़ेगा, जो नहीं देगा नहीं पढ़ेगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि राज्य की जिम्मेदारी होती है कि हर व्यक्ति को शिक्षा पहुंचे, इसलिए मैं उस बात को लागू करवाने के लिए कोशिश कर रहा था राजनीति के जरिए। तो मैं वहां गया तो मैंने कहा कि भाई तुम क्यों आए हो दोबारा, ये जब तुम्हारे प्रशासन ने कह दिया था कि दोबारा ये लिस्ट नहीं जारी होगी और जो दे चुका है उसको नहीं दिया जाएगा, तो उन्होंने ये किया कि दोबारा वो लेके आए। जब लिस्ट तो मैं खड़ा था, हमने कहा मना किया गया था क्यों लेके आए, तो उसने कहा कि नहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन मेरे से पैसा ले लेता है, आप लोग हमको नहीं देते, हमारा घाटा होता है। तो हमने कहा तुम्हारे घाटे की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, तुम जाके प्रशासन से बात करो। और मैंने लेके पूरा लिस्ट फाड़ दिया था। अच्छा। तो प्रशासन ने बुलाया कि क्यों लिस्ट फाड़ा, हमने कहा जब आपसे बात हो गई थी कि दोबारा कोई नहीं आएगा तो ये लेके क्यों आया, यानी मतलब आपकी भी मिली भगत है। तो उन्होंने उस बात को मना कर दिया। अच्छा। तो चूंकि जब मना कर दिया तो हम लोगों ने कहा ठीक है। फिर छात्र रात में 11 बजे आते हैं कि हम गरीब परिवार से हैं, ये दोबारा फिर दबाव बनाया जा रहा है फीस देने का। तो हमने कहा चलो कल सुबह धरना प्रदर्शन होगा। तो हम लोग जब जाते हैं तो एग्जाम चल रहे होते हैं, तो जो प्रोवोस्ट होते हैं उनके पास जाते हैं हम लोग, तो बातचीत गहमा गहमी हो जाती है। उनका जो एक कर्मचारी था वो बहुत बुरा बर्ताव करता है, क्योंकि आज उससे मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन तब वो शायद मैं नया था, उसके हिसाब से या उसके हिसाब से कैपेबिलिटी, जब नया होता है तो सवाल बहुत सारे उठते हैं। तो उसने एक बहुत अभद्र टिप्पणी की। तो मैंने ये कहा कि अगर दोबारा तुमने ये बात कही मैं तो तुम्हारी हैसियत नाप दूंगा, ये तुम कहने वाले कोई बात नहीं होते हो। अच्छा। और मैं प्रोवोस्ट से बात करने आया हूँ, तुम कर्मचारी हो, अपनी हैसियत में रहो। अच्छा। तो चूंकि प्रोवोस्ट साहब बाहर निकल के आते हैं और कहते हैं कि भाई क्या मामला है, तो हमने कहा भाई छात्रों को दोबारा फीस क्यों लिया जा रहा है। तो उसमें प्रॉक्टर आते हैं चिल्लाते हुए कि कहते हैं कि भाई ज्यादा हल्ला हो रहा है, एग्जाम चल रहे हैं। हमने कहा मैं एग्जाम्स को डिस्टर्ब करने नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ और मेरा कोई ऐसा मतलब कि मनसा नहीं है कि मैं एग्जाम्स को डिस्टर्ब करूँ, मैं भी एग्जाम दे रहा हूँ। तो मैं छात्रों को लेके चला गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। अच्छा। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ गया तो हम लोगों ने कहा कि बातचीत करेंगे वहां पे, तो बातचीत नहीं हुई, बातचीत विफल रही। तो हमने छात्रों से आगे पूछा, क्योंकि राजनीति में मैं समझता हूँ कि जिसका मुद्दा है उससे भी एक बार आप चर्चा परिचर्चा कर लीजिए कि वो क्या चाहता है। तो मैंने उनसे कहा कि देखो मेरा ये कहना है कि धरने पे बैठना चाहिए अपनी बात मनवाने के लिए, लेकिन अगर तुम लोग कहते हो कि नहीं बैठना चाहिए तो हम नहीं बैठेंगे, क्योंकि मैं अकेले मैं नहीं कूदने वाला हूँ। तो आप लोग अगर मुद्दा आपका भी है मेरा भी है, तो क्या आप लोग अगर कहेंगे मैं आपका मैं छात्र रिप्रेजेंटेटिव भी था, विश्वविद्यालय कुलपति ने हमको नियुक्त भी किया था, 8 लोग सदस्य थी मतलब कि हॉस्टल में। तो उन्होंने कहा धरना करेंगे, क्योंकि सब नए थे,
मैंने कभी अपने नेतृत्व में धरना नहीं किया था पहले। बड़े अपने अग्रजों के साथ मिलके किसी बड़े मुद्दे पे प्रोटेस्ट करता था, अपना नेतृत्व अभी तक नहीं था। तो मैं भी ये समझ कोशिश कर रहा था कि कैसे धरना होगा, लेकिन बड़ा सफल आयोजन रहा। छात्र जो वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने भी बड़ी मदद की, और उसके बाद से हम लोग ने धरना किया। 3 दिन तक धरना चला। उसके बाद से चूंकि विश्वविद्यालय में कुछ लोग आए, उनसे मैंने कहा कि अभी मत आइएगा, लेकिन वो मेरी सलाह को दरकिनार करते हुए वहाँ पे आए और पुलिस के बीच में नोकझोंक हुई। उसके बाद लाठीचार्ज के बाद धरना खत्म हुआ। उसके जस्ट बाद CA/NRC का मामला तूल पकड़ रहा था पूरे देश में। तो मैंने कहा कुछ लोग से, अपने दोस्तों से बात करके, कि भाई धरना करते हैं इसके खिलाफ। कम से कम एक मतलब कि विरोध तो होना ही चाहिए विश्वविद्यालय के परिसर में। विश्वविद्यालय के कुलपति को भनक लगती है, चूंकि उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, तो उन्होंने सोचा कि इसी मौके को भुनाया जाए। और मौका भुनाने के लिए उन्होंने 24 दिसंबर 2019 को मैंने विश्वविद्यालय में प्रदर्शन का आह्वान किया था, और सब लोग सहमत थे। और 22 को ही दंडात्मक कार्रवाई शुरू हो गई। मुझे निष्कासन कर दिया गया और पुलिस बुला दी गई। यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारियों को फोन आने लगे, और तुम्हारी हैसियत नाप दूंगा, इस तरह। मतलब एकदम, जो नहीं कहते हैं कि एकदम लिचड़ और वो लोफरों की भाषा जो होती है एक बड़े अधिकारियों की, डराने की हर कोशिश की गई। डराने की हर कोशिश की गई। अब मैं क्या कहूँ कि उन्होंने क्या क्या कहा मुझे, मेरे मुस्लिम नाम होने की वजह से क्या क्या मुझे कहने की कोशिश की गई कि तुम शांत हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ किया जा सकता है। तो मैंने कहा कि भाई आपकी जो मर्जी है करिए, मैं तो नहीं डरने वाला, मुझे जो करना है मैं करूंगा। लेकिन चूंकि और साथ के लोग जो उनको भी कॉल गए होंगे, उन्होंने पीछे ले लिया। तो मैं मतलब शाम को मैं घर निकल गया। हमने कहा भाई जब सबके उससे हो रहा था, मतलब कि सहमति से, अब सब हट गए हैं। मुझे जब मैं घर पहुंचा तो मुझे पता चला कि निष्कासन हो गया है। क्योंकि निष्कासन होना सिर्फ इस बात का उसमें द्योतक था। मेन बात ये थी कि विश्वविद्यालय के कुलपति जो 3 दिन उससे जस्ट पहले हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे, 20-25 दिन पहले, उसका बदला लेना था कुलपति जी को। मारूख मिर्जा कुलपति थे और उनको बदला लेना था, और उन्होंने बदला लिया। बदले की कार्रवाई में ये किया, और उसके बाद से निष्कासन हुआ। और तकरीबन मुझे लगा कि मैं 3 साल, मतलब ग्रेजुएशन अपना 6 साल में तकरीबन मैं पूरा किया हूँ, ये छात्रों की लड़ाई के चक्कर में। जी 2019 में आपका निष्कासन हुआ, 3 साल लगे। उस 3 साल जो बीच का दौर था, ये वो कैसा रहा? क्योंकि बहुत सारी समस्याएं होती हैं। लोग पूछते हैं कि डिग्री पूरी नहीं होती, परिवार है पीछे, आप सरकार से लड़ रहे हैं लेकिन परिवार पीछे है। उस समय बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है कि वो समय पर मौजूद हो। कैसा रहा ये बीच वाला जो समय था, बाहर निष्कासन से लेकर बहाली तक का? नहीं, यही समय मेरी जिंदगी में अभी तक जो परिस्थितियां आई हैं उसमें सबसे मुश्किल समय निकला है। क्योंकि जब मैं निष्कासन होके घर गया, क्योंकि मेरे ऊपर पहले से भी ये था कि मैं थोड़ा एग्रेसिव माइंडसेट का व्यक्ति था, और कुछ कहता था कोई तो झगड़ा हो जाता था। लेकिन चूंकि जब मैं विश्वविद्यालय में आया, जब गांधी को पढ़ा, जब भगत सिंह को पढ़ा, जब तमाम बड़े नेताओं को पढ़ा जिन्होंने देश की आज़ादी में बड़ा सहयोग किया और देश को आज़ाद कराया, उनको पढ़ा, तो मुझे लगा कि लड़ाई हमारी व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए किसी से। लड़ाई चूंकि है व्यवस्था परिवर्तन की होनी चाहिए। देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी कमजोरियां हैं, बहुत सारे दूसरे जगह हैं जहाँ पे जैसे गरीब हैं, शिक्षा, मैं स्टूडेंट था तो स्टूडेंट्स के जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पे लड़ाई होनी चाहिए। सरकार चाहे जो भी है इसके सामने आती है। और लेकिन मैं तब हौसला हाई था, मुझे ये नहीं लगा था कि भाई निष्कासन इतना लंबा चलेगा। मैं ये समझता था कि निष्कासन हो जाएगा तो हो जाए, लेकिन हम लोग लड़ते रहेंगे। जब निष्कासन हुआ और इतना लंबा दौर चला, तो समझिए कि घर में ही बहुत लोग मेरे जो थे वो कहते थे कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। रिश्तेदारों की तो बात आप जानते ही हैं कि वो सर्वविदित है कि ताना मारने सबसे आगे रहते हैं। लेकिन मैं चुप रहता था, मैं जानता था कि मेरी परिस्थितियां क्या हैं। और जब मैं, सबसे बड़ा दुख ये होता था कि जब मैं मेरा निष्कासन हुआ, तब मैं छात्रों के बीच में जब जाता था, जो मेरे सहपाठी थे उनके एग्जाम्स हो रहे थे, और मैं बाहर दरवाजे पे विश्वविद्यालय के, चूंकि प्रतिबंधित रहा 2.5 साल तक तकरीबन विश्वविद्यालय में, फोटो तक चस्पा हुआ है। फोटो तक चस्पा हुए थे उस समय। तो मैं वहां पे जाके उनको कहता था कि भाई बेस्ट ऑफ लक। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था वो क्षण कि अपने ही सहपाठियों को कहना बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि मैं भी एग्जाम देता अगर निष्कासन ना हुआ होता तो छात्र नेताओं के लिए सबसे दुर्भर स्थिति यही होती है कि जब समाज ताना मारता है बीच बीच में, क्या तुमसे क्या हो पाएगा, तुम लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, सरकारें इतनी बड़ी हैं वो कभी भी तुम्हारा दौन कर सकती हैं, कभी भी तुम्हारे साथ प्रताड़ना कर सकती हैं। लेकिन मैं उस बीच में एक चीज मेरे क्लियर थी, क्योंकि
मैं जिन चीजों को पढ़ रहा था उसमें ये तय था कि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं और मैं बड़ा पॉजिटिव मेरा एटीट्यूड रहता है कई मामलों में सरकारों को लेके, क्योंकि मैंने इतिहास में बड़े बड़े सरकार को पलटते देखा है। ऑटोमन चले गए, वो अंग्रेज चले गए, मुगल चले गए, ये सब चले गए, तो मैं ये समझता हूँ जिनके 300-300 साल 400 साल 600 साल सरकारें रही, जिन्होंने मतलब तानाशाही के दौर गुजारे हैं, जिनके फैसले को चुनौती देने वाला जल्दी कोई नहीं मिलता था, जब उनकी सरकारें चली गई तो मैं ऐसे चुने हुए सरकारों से डर के अपने लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं उनको जाया नहीं करूंगा, मैं लड़ता रहूंगा। क्योंकि ताना तो हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि कई बार आप ये समझते हैं, जैसे मुझे ये समझ में आता था जब विश्वविद्यालय में पढ़ता था, क्योंकि मैं इकलौता छात्र राजनीति में था और कुछ भी मैं चाहता था वो मैं कर देता था, तो लोगों को मुझे एक बार कभी कभी आभास होने लगा था मैं तो बहुत कुछ हूँ। तो मैं ये अल्लाह का शुक्र भी इस आपके चैनल के माध्यम से करूंगा। मैं ये समझता हूँ कि घमंड किसी इंसान के लिए नहीं है। सरकारें आज जो घमंड में है उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि मुझे तुरंत निष्कासन हुआ 1 महीने के अंदर। जिस दिन ये मेरे मन में भावना जाग गई थी कि मैं बहुत कुछ हूँ, उस दिन ये बता दिया गया कि तुम कुछ नहीं हो। और मैं आज उसी परिपाटी को अपने साथ लेके चल रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों के मुद्दे उठाऊं जिनसे जुड़ा हुआ हूँ, चाहे समाज के भीतर हो या विश्वविद्यालय के भीतर हो, हर जगह मुद्दे उठाने की कोशिश करता हूँ। और जो क्षण है वो बीत गया है, अब मैं LLB पूरा कर चुका हूँ, वकालत शुरू करूंगा इंशाल्लाह जल्दी, और कोशिश करूंगा कि दबे कुचले वर्ग का जो भी जितनी भी मैं मदद कर सकता हूँ करूंगा। क्षण सबसे खराब वही था जब ताने लोगों को सुनने को मिलते हैं, लेकिन यकीन जानिए वो ताने ही आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में और ज्यादा सहयोगी होते हैं। जब आपको ये अंदर से एहसास दिला दिया जाता है, जब अंदर से आप टूटते हैं तब कुछ नया उगता है, और वो जो नया उगा है तो मैं समझ चुका हूँ कि एग्रेशन को थोड़ा किनारे करके समझ बूझ के साथ राजनीति करनी चाहिए। और चाहे बहुत सारे सवाल उठेंगे जब आप नए हो, खानदान में कोई राजनीति न करता हो, गांव समाज में कोई राजनीति न करता हो, और चूंकि दौर जो है तो इस दौर में माँ बाप भी चिंतित होते हैं कि भाई मेरा बेटा है, जो सरकारें हैं वो धर्म जाति और धर्म के आधार पर किस तरह भेदभाव करती हैं और किस तरह प्रताड़ना हो रही है, तो उनको भी चिंता होती है। भाई हमारे सामने सरजील उमर और इनके मीरान हैदर और शगुफ्ता तब के तमाम की उदाहरण मौजूद हैं, तो मैं उन उदाहरणों में ना बन जाऊं, ये माँ बाप की चिंता जरूरी है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि संघर्ष जरूरी है, क्योंकि माँ बाप उस मतलब तरीकों के नहीं जीते हैं, उस आइडियोलॉजी के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो हमारा भला चाहते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिन माँ बाप का वो जो बूढ़े हो गए हैं उनके साथ साथ समाज का भी भला कर दूं, क्योंकि मेरे पिता ने सिखाया था कि भाई सबका भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। तो मैं उसी क्रम में आगे बढ़ रहा हूँ। परिवार जो है वो चिंतित होता है, रिश्तेदार जो है वो ताने मारते हैं, लेकिन जब एक छात्र के साथ कोई इस तरीके की प्रक्रिया होती है और राजनीति में होती है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां एक्टिव हो जाती हैं, चाहे NSUI हो, कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, तमाम लोग जो है वो फोन करना शुरू कर देते हैं। मैं अभी किसी से बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि उस समय पे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का भी आपको फोन आया था। हाँ, चूंकि मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन जो दौर रहा था वो यही था कि मेरे पास फोन आया था, और इतना ही कहा गया, मैं चूंकि समझ भी नहीं पाया था, मैं अचंभित था कि इतने बड़े व्यक्ति का मेरे पास फोन आ जाए। तो कहा गया था कि आपसे आपके जिला अध्यक्ष मिलेंगे। तो उसके बाद तुरंत वहाँ के जो कुशीनगर थे उनके उसके जिला अध्यक्ष थे इलियास अंसारी जी, उनका फोन आता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कॉल आया था, मुझे कहा गया है कि आपसे मुलाकात करें। तो हमने कहा कि आप, उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे ही नाम आया कि आपके जिले का एक व्यक्ति है, लड़का है जो छात्र राजनीति करता है लखनऊ में, उसे आप जाके मिलिए, तो मैं समझ गया था आप ही होंगे। तो वो आए, मुलाकात किए, उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और तमाम चीजें लेके, और मुझसे कहा गया था मिलने के लिए। क्योंकि मैं थोड़ा राजनीति में बहुत अड़ियल मिजाज का व्यक्ति हूँ, कई लोग जानते हैं जो मेरे साथ उठते बैठते हैं, उनको पता है कि मैं अड़ियल मिजाज का व्यक्ति हूँ। अपना नुकसान करा सकता हूँ लेकिन सम्मान के साथ समझौता नहीं। उसमें 1-2 इंसिडेंट हुए थे जिसकी वजह से मैं नहीं गया, और बाद में मुझे ये लगा कि मेरी राजनीति कांग्रेस के साथ ज्यादा बेहतर है। लखनऊ में आपने सियासत शुरू करी, लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में आपने सियासत करी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय में आपने सियासत की, लेकिन उस बीच एक जो लोगों सुनने को मिला, या आपने जाकर के कुशीनगर में जिला अध्यक्ष का प्रभार संभाला, जिला संभाला, तो ये क्या कारण था? जो लोग लखनऊ आते हैं प्रदेश का प्रभार लेते हैं, लेकिन आप जिला गए पहले अपना। नहीं, चूंकि राजनीति को मतलब जमीनी स्तर से देखना मेरे लिए सबसे जरूरी होता है कि भाई आप जो सबसे
निचले क्रम का जो पहलू होती हैं उसको आप समझिए। तो जब मुझे ये कहा गया कि आप प्रदेश में कोई भी पद जो आप कहेंगे तो हम लोग आपको देने के लिए तैयार हैं, आप पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने ये कहा कि नहीं भाई, मुझे प्रदेश में कोई भी पद नहीं चाहिए, मुझे अगर आप पार्टी में ला रहे हैं तो मुझे जिला अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति दीजिए, ताकि मैं वहाँ पे अपने नेतृत्व का स्वयं परीक्षण कर सकूं कि मेरा नेतृत्व कितना बढ़िया है। क्योंकि वहाँ 3-4 साल से एनएसयूआई कोई जिला अध्यक्ष भी नहीं था। अच्छा। खाली थी जगह एकदम, कोई बनना भी, कोई सुगबुगाहट भी नहीं थी। तो वहाँ पूर्वी के अध्यक्ष थे अखिलेश यादव, जो इस समय जेएनयू से पीएचडी कर रहे हैं और एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव हैं। तो उन्होंने मुझे मौका दिया, मैं वहाँ इंटरव्यू में गया था, बनारस में इंटरव्यू हुई। तो उन्होंने स्वयं कहा कि अहमद भाई संघर्षशील हैं। मैंने जिला अध्यक्ष के लिए भी इंटरव्यू होता है? हाँ, मतलब उस समय मेरे टाइम तो मैं गया था इंटरव्यू देने। तो कई बार नियुक्ति ऐसे ही हो जाती है, किसी के रिकमेंडेशन पे या आपके संघर्ष को देख के नियुक्ति हो जाती है। लेकिन वहाँ पे चूंकि इंटरव्यू हो रहा था, 3-4 लोग गए थे। तो जब मैं वापसी हो रहा था तो मुझे फोन आया कि आप जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जा रहे हैं, आपको बधाई हो, आप वहाँ बढ़िया देखिए। क्योंकि मैं जब वहाँ गया तो किसी से सहयोग नहीं मिला। जैसे पार्टी का जो हाल है कांग्रेस का, बेहतर जानते हैं, ये कार्यकर्ताओं की कमी से वजह से है। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ भी बड़ा मुश्किल हो रहा था कि एक व्यक्ति भी ढूंढ लेना जो एनएसयूआई में आके कोशिश करे। चूंकि हमारे एक साथी हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में इस वक्त पीएचडी कर रहे हैं, मनीष सिंह जी, उन्होंने बड़ा सहयोग किया मेरे मतलब एनएसयूआई जिला अध्यक्ष रहते उन्होंने सबसे ज्यादा मेरा सहयोग किया। उन्होंने लोग जोड़े, मेरे साथ गए, मेरे साथ बातचीत की, हर कदम पे उन्होंने मेरा सहयोग किया। और मैंने क्योंकि 16 सदस्यीय ही टीम खड़ी की, लेकिन खड़ी की क्योंकि 4 साल लंबा गैप था और कोई जुड़ना ही नहीं चाहता था। तो बड़ा मेहनत करके मैंने 16 सदस्यीय टीम खड़ी की, और वो भी एक चैलेंजिंग था। क्योंकि मैं ये समझना चाहता था कि एनएसयूआई वर्क कैसे करती है पूरी तरीके से, क्योंकि मैं कभी संगठन का हिस्सा नहीं रहा था। जिला अध्यक्ष के तौर पे जब मैं गया तो वहाँ पे बहुत सारी चुनौतियां और भी थी। क्योंकि आप मतलब कि आपको मुझे कहा गया कि लखनऊ से डायरेक्ट भेज दिया गया है, उड़ता हुआ नेता है ये, क्या नेतागिरी करेगा ये। तो मैं कहता कोई बात नहीं है, या आपका अपना सोचना है। मैं तो लड़ता भिड़ता रहा वहाँ भी। वहाँ जब तक मैं जिला अध्यक्ष था, चूंकि उस वक्त निष्कासन का मेरा वो चल रहा था, केस चल रहा था, हाई कोर्ट में चल रहा था लखनऊ बेंच में। तो मैं आता जाता रहता था, कोविड का टाइम भी था और लखनऊ बेंच में हाई कोर्ट वो निष्कासन का मुकदमा भी चल रहा था, उसमें आता जाता रहता था। तो कहते तो उड़ाका दल आता है जाता है। अच्छा। इसके बावजूद मैंने हर प्रोटेस्ट में सहभागिता अपनी रखी। एनएसयूआई के झंडे दिखे मतलब कुशीनगर में बहुत सालों बाद, और कमेटी बना के वहाँ पे प्रोग्राम्स कराएं, बातचीत करने की कोशिश की। मेरे पास बहुत कम समय था, चूंकि जब मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ज्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ और एक संगठन को मैंने खड़ा कर दिया है, तो मैंने अपने अध्यक्ष से कहा, अखिलेश यादव जी से, कि भाई अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। क्योंकि मैं अब चाहता हूं कि जहां रहूं पूरा समय दे पाऊं वहीं रहूं। और मैंने वहां इस्तीफा दिया। अखिलेश जी ने कहा कि तुमने अच्छा काम किया, और मैं आके यहाँ लखनऊ आया। यहाँ पे फिर मैं यहाँ संगठन से जुड़ा और यहाँ पे फिर राजनीति शुरू की। अच्छा, कई बार कहा जाता है कि आप सजाती है, अगर जाति के हैं तो बड़ा फायदा मिलता है। समाजवादी पार्टी में तो यादव हैं, तो एक संघर्ष हो या ना हो उसका एक बूस्ट अप मिलता है। हाँ। कांग्रेस में भी इस तरीके की कुछ चीजें हैं कि, या फिर जैसा आपकी सोशल मीडिया पे पोस्ट होती है, मुसलमान होने के कोई नुकसान है? क्योंकि कई बार होता है कि अपने जूनियर जो है वो हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, आप वहीं रह जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें कुछ है? देखिए, नुकसान और फायदे तो आप जिस भी एतबार से देखिएगा जिंदगी में, तो जिस चीज के नुकसान होंगे उसके फायदे भी होंगे, और फायदे होंगे तो नुकसान भी होंगे। क्योंकि ऐसा धार्मिक कोई एंगल जल्दी निकलता नहीं है। लेकिन कई बार ये होता है कि ना चाहते हुए भी लोग आपको इस आधार पर काटने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एनएसयूआई में ऐसा अभी तक, एक बार मैंने इंसिडेंट शायद शेयर किया था, जब राहुल गांधी से मुलाकात का मामला था, तब मैंने शेयर किया था ये मामला। तो चूंकि वो भी मैंने ये इंटरवीन करने की कोशिश की थी कि किसने कहा था ऐसा, किसने किया था। बाद में ये आया कि कुछ लोग जो व्यक्तिगत अपना हिसाब किताब कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने बातचीत की, उन्होंने भी कहा कि भाई मैंने ऐसी कोशिश नहीं की। तो हमने कहा, मैं जानते हुए भी है, मैं इस बात को स्वीकार कर लिया कि चलो भाई कोई बात नहीं। राजनीति में चूंकि आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान होने के नाते अगर किसी को किनारे कर दिया जाता है, हिंदू को भी किनारे कर देता है। अच्छा। जब राजनीति में वो उसके आड़े रास्ते में आता है तो उसको किनारे, राजनीति का बहुत मतलब छोटा सा एक पहलू है। मतलब हर कोई व्यक्ति जो राजनीति में है, राजनीति को समझता हुआ जानता है दांव पेच का मामला है।
जो बड़े नेता भी हैं, नहीं बहुत लोग हमारे पास जो ब्राह्मण है वो कहते हैं कि यार वो ब्राह्मण, वो उसके पास नहीं जाऊंगा, ब्राह्मण को काट देगा। अच्छा। हाँ, तो भाई ऐसी बात तो निकल के आती रहती है, क्योंकि हम लोग जब राजनीति करते हैं तो यही सब चुनौतियां राजनीति की हैं, इनसे निकल के आपको निखरना होता है, आपको बढ़ना होता है, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। निष्कासन के समय आप कुशीनगर जिलाध्यक्ष थे NSUI के, तो उस समय जब निष्कासन चल रहा था, तमाम हाई कोर्ट में याचिकाएं थी, कोर्ट में आपको जाना होता, उस टाइम पार्टी की तरफ से कोई सहयोग मिला? क्योंकि तमाम चीजें होती हैं। देखिए, निष्कासन के बाद मैं जिलाध्यक्ष मैंने मतलब मुझे नियुक्त किया गया था, तो सहयोग की बात है तो मुझे व्यक्तिगत सहयोग मिला था। ये CNRC की बड़ी एक्टिविस्ट और मेरी बड़ी बहन सदफ जाफर अप्पी का, उन्होंने बड़ा सहयोग किया, तो और उन्होंने ही मुझे सीनियर एडवोकेट जो कि सुप्रीम कोर्ट के हैं, एडवोकेट हुजैफा अहमदी सर, और यहाँ पे बेंच है नदीम साहब का, सीनियर एडवोकेट हैं लखनऊ में, उनके बेंच से मुझे सहयोग मिला। चूंकि इसमें सहयोग कराने में जिनका हाथ था वो मतलब बड़ी बहन मतलब सदर जफर अप्पी थी, तो मैं उन सबका शुक्रिया कहूंगा, क्योंकि इनके मदद के बगैर मैं आज ये निलंबन मतलब अपना निष्कासन वापस नहीं करा पाता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ही मेरे बहुत सारे पैसे खर्च हो गए थे। जाहिर सी बात है, घर वाले सवाल करते हैं कि हम तुमको पैसा पढ़ने के लिए दें कि राजनीति करने के लिए दें, किसके लिए पैसा दें, और हम लोग कोई अंबानी अडानी खानदान से आते नहीं या बहुत मजबूत फैमिली से नहीं आते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि स्थितियां उस समय बेहतर थी, तो हमारे पास मौका था, लड़ रहे थे, लेकिन इन लोगों के सहयोग के बगैर, चूंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत महंगा है, ये कह देते हैं कि न्याय लेने के लिए आप कोर्ट चले जाइए, लेकिन पैसे के बिना न्याय भी इस देश में नहीं मिल सकता है। हालांकि आर्टिकल 32 में उसकी व्यवस्था की गई, लेकिन वो सब कोरा बकवास है, कहने के लिए है मात्र, उसका कोई मतलब नहीं है। और वो न्याय लेने के लिए आपको पैसा बड़ा महंगा खर्च करना पड़ता है। एडवोकेट हुजैफा अहमदी सर ने बिना एक पैसा लिए मुझसे, बस मैंने थैंक यू नोट लिखा था एक, कि थैंक यू फॉर सेविंग माय एजुकेशन कैरियर, इतने पे ही मतलब जब मैं मुकदमा जीत गया, मेरा निलंबन वापस, निष्कासन वापस हो गया, जब मैं विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हो गया, डिग्री ले गई, तब मैंने उनको एक लेटर लिखा था बस, कि थैंक यू फॉर सेविंग माय कैरियर। मैं फिर से उनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ऐसे लोग जो, इसीलिए फिर बाद मैंने चूज किया कि वकील बनना चाहिए, क्योंकि छात्रों के मुद्दे पर मैं लड़ चुका, समाज के कई बड़े मुद्दे पर मैंने आंदोलन किया, CNRC उसमें से एक था। उसके बाद से आप देखिए, लखनऊ में जितने सारे प्रोटेस्ट होते हैं, मेरी सहभागिता रहती है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ लीगली तौर पे, चूंकि लीगल मामले हैं, कई बार होता है कि आप चाहते हैं, कोई लोग कमजोर लोग होते हैं, नहीं आ पाते, मैं सोचता हूँ कि अब उधर भी मैं सीखूं, कुछ बेहतर सीखने की कोशिश करूं, ताकि उन लोग की मदद कर सकूं जो पैसे से, न्याय से वंचित रह जाते हैं। ये तो हो गया सियासी जवाब। हाँ। अब मेरा सवाल जो था वो ये था, कांग्रेस ने उस समय कोई मदद की कि सदफ जी थी, या अभी हुजैफा भाई का आपने नाम लिया, ये आपके व्यक्तिगत, हुजैफा सर वो आपके व्यक्तिगत संबंध थे, लेकिन उस समय आप जिलाध्यक्ष थे, उस समय जो पार्टी थी उसने कोई मदद की कि नहीं की? मैंने ये फिर कहा कि कई बार होता ये है कि आपको इन चुनौतियों से निकल के आगे बढ़ना पड़ता है, तो चुनौतियां तो फिर मेरे पास थी कि वो कई बार मदद मिल जाती है, कई बार नहीं मिल पाती है। मेरे संदर्भ में मैं कहूंगा कि सदर जाफर अप्पी कांग्रेस पार्टी की है, इसलिए मुझे मदद मिल गई। जिलाध्यक्ष रहे आप, ये जिलाध्यक्ष कौन से सन में बने? 2019 में, 2020 के टाइम में, शुरू 2020 और 2026 3 प्रदेश अध्यक्ष का आपने कार्यकाल देखा, अजय कुमार लल्लू, ब्रजलाल खाबरी और वर्तमान में जो है वो अजय राय हैं। तीनों के कार्यकाल की अगर बात की जाए, किसका बेहतर कार्यकाल था आपके हिसाब से, कार्यकर्ता के हिसाब से? मुझे अजय कुमार लल्लू का कार्यकाल चूंकि संघर्ष के हिसाब से ज्यादा बेहतर लगता था, क्योंकि लगता था कि और जो भी लोग थे लखनऊ में कहते थे कि हाँ कांग्रेस संघर्ष कर रही है, क्योंकि मतलब कि अजय राय जी भी बढ़िया काम कर रहे हैं, अभी इनका संघर्ष बचा है, मतलब कार्यकाल अभी बचा हुआ है, इनका मूल्यांकन तो इनके कार्यकाल खत्म होने के बाद होगा, लेकिन ये इनका भी अच्छा है। ये उन लोगों से मिलने की, इनका पैटर्न थोड़ा अलग है, ये उन लोगों से मिलने की कम से कम कोशिश करते हैं जो कांग्रेस को भूल चुके हैं, बहुत पुराने जो हो चुके हैं, वो जो उनके पास जाते हैं पुराने लोग। ये हाँ, ये अच्छा है, क्योंकि मैं भी ये सोचता था कि जो लोग आपसे नाराज होकर बैठे हैं, प्रखर कांग्रेसी हैं, उन तक आप क्यों नहीं टच करते हैं। तो ये इस मामले में अजय राय बेहतर हैं, अजय कुमार लल्लू संघर्ष के मामले में बेहतर थे, ब्रिजलाल खाबरी एक जातीय समीकरण के मतलब की वजह से आए थे, उनका कार्यकाल मतलब कि उनके मूल्यांकन करने के लिए कुछ नहीं रहा, क्योंकि मैं नहीं समझता, मेरे उनसे रिश्ते भी बहुत मतलब कि अजीबोगरीब रहे।
अच्छा। तो मैं मतलब उनका तो मूल्यांकन, मैं मतलब विद्वेष, व्यक्तिगत विद्वेष में कोई बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मूल्यांकन करने जैसा मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनकी अपनी कोई पार्टी में उतनी बड़ी मतलब कि उनके सामने लिस्ट भी नहीं आई प्रदेश कार्यकारिणी की, उनको मौका भी ज्यादा नहीं मिला, इसलिए उनका मूल्यांकन भी मैं नहीं कर सकता। ये यूपी कांग्रेस अध्यक्ष की बात थी। अब बात करेंगे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी लगभग 3 हो गए हैं। नीरज कुंदन के दौर में आप आए, वरुण चौधरी बीच में रहे, और अब जाखड़ हैं। इन तीनों की बात कहें, हालांकि ये तो भी नए हैं, लेकिन नीरज कुंदन और वरुण चौधरी की अगर बात की जाए, ये कितनी, इनमें से दोनों में से कौन ज्यादा जल्दी अवेलेबल हो जाता था एनएसयूआई के लोगों के लिए, छात्र हितों के लिए? देखिए, जब मैं नीरज कुंदन भैया थे तब तो मैं नया था, तो हम लोग को कई बार ये होता है कि भाई बातचीत ही नहीं करने की कोशिश किया, जिला अध्यक्ष सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर रहा था, तो थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है इसको लेके। तो मैंने उनसे बहुत ज्यादा ताल्लुकात बनाने की कोशिश नहीं, बातचीत भी नहीं की, क्योंकि मेरे पास मेरा सीधा ये कहना है कि मैं जिला अध्यक्ष हूँ, तो प्रदेश अध्यक्ष से मेरी बातचीत हो रही है, काफी है, और मुझे कोई बहुत ज्यादा आगे जाके बातचीत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष अच्छे थे। जब मैं जिला अध्यक्ष था अखिलेश यादव, तो मैं उनसे बातचीत कर लेता था, मेरी नोक झोंक भी होती थी। इस तरह की बातचीत के नोक झोंक भी हो जाए तो वो कुछ कहते नहीं थे, समझाते थे कि नहीं अहमद थोड़ा इस तरह चलो, थोड़ा इस तरह चलो। मैं वहां जाने की कोई कोशिश ही नहीं की कभी, ना मुझे ये कभी ऐसा, आज भी राजनीति में नहीं लगता कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष के आगे जाके कहीं और बातचीत करने की कोई जरूरत है, क्योंकि मैं प्रदेश कार्यकारिणी कमेटी का हिस्सा हूँ, तो मुझे प्रदेश के अध्यक्ष से ही मतलब होता है। लेकिन अगर मूल्यांकन करें तो ज्यादा बेहतर अवेलेबल उसके बाद थे वरुण चौधरी थे, और मुझे अगर दूसरे इसके बाद अभी जो विनोद झाखड़ जी आए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे, ये वैचारिक रूप से ज्यादा मजबूत हैं उन दोनों से। अच्छा। हाँ, मुझे ये व्यक्तिगत लगता है, और इनका ये नए हैं जरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे, लेकिन इनका संघर्ष नया नहीं है। ये पहले दलित अध्यक्ष हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के, और वैचारिक जो इनका लाइन है वो ज्यादा बेहतर हमको लगता है, क्योंकि अभी इनका कार्यकाल भी अभी ये शुरुआत हुई है, तो बहुत ज्यादा कहना भी बेकार है, क्योंकि इसीलिए मैंने उन दोनों के पीछे वालों की बराबरी नहीं, इसीलिए मैं क्योंकि मैं मूल्यांकन में बड़ा एकदम व्यक्तिगत ना फायदा देखता हूँ ना नुकसान देखता हूँ। कार्यकर्ता के तौर पे मैंने बताया, कार्यकर्ता के तौर पे वो अवेलेबल थे कि नहीं थे? हाँ, वरुण चौधरी से मतलब, चूंकि मैं बहुत कम टाइम तक मेरे साथ थे, मतलब जब मैं आया तो मेरी ज्यादा बातचीत नहीं होती, जैसा मैंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष से ही मैं मतलब रखता हूँ, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं आ गए तो मैं मिल लिया, अगर उनके पास माला पहनाने का मौका मिले तो माला पहना दिया, और बैठ गए तो बैठ गए, इससे ज्यादा मैं मतलब नहीं रखता हूँ। प्रदेश का जो अध्यक्ष है मेरे अनस रहमान, उनके साथ मेरी अच्छी ट्यूनिंग है, इनसे भी मेरी, जैसे अखिलेश यादव के साथ नोक झोंक हो जाती थी, इनसे भी नोक झोंक होती है, लेकिन ये दोनों बड़े भाई की तरह एक हमको बढ़िया मौका देते हैं राजनीति करने का, क्योंकि जितनी मेरी आवाज में दम है और जितना मैं बोल लेता हूँ मुखर होकर, उसमें इन दोनों का बड़ा सहयोग है। शुरुआत में अखिलेश यादव, उसके बाद से अनस रहमान, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कहते तुम काम करो और फ्री माइंड से काम करो। अच्छा। हाँ, कई बार झगड़े भी हुए, लेकिन वो एक राजनीति का हिस्सा है। कई बार आप किसी निर्णय पे पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि ये सही होना चाहिए, कई बार उनको लगता है ये सही होना चाहिए, तो ये मतभेद चलते रहते हैं, लेकिन मनभेद का कोई वजह नहीं बना। हम लोग को, मुझे काम करने की पूरी छूट मिली, और मैं जो निर्णय लेना चाहता हूँ एनएसयूआई में अपने प्रभार क्षेत्र में, चूंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी मेरा प्रभार क्षेत्र है, तो उसमें कोई रोक टोक नहीं होती। वो सिर्फ यही कहते हैं कि तुम भाई जो फैसला करोगे मैं वो मान लिया जाएगा। तो हमको तो अच्छा मौका मिला है इस मामले में। वरुण चौधरी की बात हुई है अभी, तो वरुण चौधरी जब अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में थे, उस समय एक वीडियो वायरल हुई थी, वरुण चौधरी के साथ धक्का मुक्की होती है, अभद्रता होती है, लेकिन उसको लेकर के ना तो एनएसयूआई कोई प्रदर्शन करती है, ना कोई ज्ञापन देती है, बल्कि खामोश, जबकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय थे वरुण चौधरी। इस तरीके की चीजें आती हैं तो कहीं ना कहीं एक संगठन की कमजोरी जो है वो दिखाता है। तो ये क्या संगठनात्मक कमजोरी थी कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ अभद्रता हो गया? अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ पुलिस इस तरीके की अभद्रता करेगी तो जो नॉर्मल जिलाध्यक्ष है या जिला सचिव है उसकी स्थिति क्या होगी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कुछ होता और एनएसयूआई खामोश है? नहीं, ये बनारस में हुआ था, बड़ा दुखद स्थिति थी। मैं जब वीडियो देखा तो मैं भी हैरत में था कि ये कैसे हो गया कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को पुलिस ऐसे ही उठा के फेंक दे रही है, और कोई प्रदेश में किसी तरह का कोई आवाज बहुत मजबूती के साथ नहीं उठ रहा है। क्योंकि ट्वीट, आजकल राजनीति में सबसे खराब चीज ये हो गई है कि लोग ट्वीट के माध्यम से ही पूरे आंदोलन को चलाने की कोशिश करते हैं। उनको ये लगता है कि सोशल मीडिया आज के दौर में सबसे जरूरी जगह है जहाँ पे आप आवाज बुलंद कर सकते हैं। तो मैं इस चीज को गलत मानता हूँ। क्यों?
क्योंकि आप जो जमीन पे करते हैं उसको सोशल मीडिया पे दिखाना होता है। सोशल मीडिया पे जबरदस्ती हर बात नहीं कहनी होती है। यानी कि आप कोई प्रदर्शन करें तो सोशल मीडिया पे दिखाएं। लेकिन आज जो राजनीति का चलन हो चुका है वो इस तरह का हो चुका है कि लोग बस छोटा सा प्रदर्शन करते हैं, छोटी सी चीजें करते हैं, उसको बड़ा करके सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। क्योंकि इन्फ्लुएंसर का दौर है और उसको हाइक मिल रही है तो लोग उसी में ज्यादा मुब्तला है। अब वहां पे प्रदर्शन नहीं हुआ, मैंने भी सवाल करने की कोशिश की। मैंने कहा कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ये हो गया, हमारी क्या स्थिति रहेगी अगर इसी तरह हो जाए तो। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था और बाकियों ने, जबकि होना चाहिए था कि जो यहाँ के प्रदेश के नेता हैं बड़े, उनको जाना चाहिए था बनारस, क्योंकि अजय राय जी बनारस के ही हैं। इनको वहां पे पहुंच के पूरी तरीके से थाने घेराव करना चाहिए था। जिसने मतलब धक्का दिया तो उससे माफी मंगवानी चाहिए थी। मेरी राजनीति तो सिंपल यही है कि आप किसी को धक्का नहीं दे सकते। और राजनीति में चूंकि विरोध प्रदर्शन हमारा अधिकार है, सड़कें पहली बार तो जाम नहीं हो रही है। पटरियां उखाड़ते हुए भाजपाइयों के बहुत फोटो आप देख लेंगे, है ना। और उसी बनारस में इतने अगर पुलिस के पास गर्मी थी, उसी बनारस में हिंदू यूनिवर्सिटी में वहां पे बच्चियों के साथ बलात्कारी बैठे हुए थे, मोदी जी और इनके साथ फोटो थे। उनके साथ धक्का देने की हैसियत क्यों नहीं हुई? नहीं, पुलिस ने धक्का दिया लेकिन एनएसयूआई को भी तो कुछ करना चाहिए था। मैं वही तो कह रहा हूँ कि एनएसयूआई मैं स्तब्ध था। सोशल मीडिया पे तमाम नेताओं ने जो पोस्ट किया, लेकिन किसी का ये नहीं हुआ कि एक बार फोन कर दे, बनारस कप्तान को फोन करें या बनारस आकर के एक बार भी। तमाम हेलीकॉप्टर हैं, तमाम अब तो कांग्रेस में तमाम एलाइट क्लास का हमेशा से रहे हैं नेता। एक बार बनारस आते, अजय राय जी काशी के राय हैं। अगर अजय राय जी के क्षेत्र में इस तरीके की स्थिति होगी, नहीं, मैं स्तब्ध था। मैं पूरी तरीके से स्तब्ध था। वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष थे एनएसयूआई के, वो गए वहाँ पे, मतलब वहाँ पे थाने पे थे। चूंकि मुझे सूचना ये मिली कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही सबको वापस कर दिया कि ठीक है कोई बात नहीं है, ऐसी मुझे सूचना मिली। क्या सही है मुझे इसके बारे में नहीं पता। लेकिन तब भी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष वापस भी कर दे रहा है कि चलो शांति स्थिति बनी रहे, लेकिन आपको कम से कम शांतिपूर्ण तरीके से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक प्रदर्शन करना चाहिए था। क्योंकि आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही अगर धक्का लगा दिया जाए तो आपकी क्या हैसियत बचेगी अगर पुलिस की नजरों में? ये उस हैसियत को बचाने की भी लड़ाई उस वक्त लड़नी चाहिए थी, नहीं लड़ी गई। वो बड़ा मतलब मेरे लिए स्तब्ध करने वाली घटना थी। मैं उस समय अपने जो लोग थे उनसे मैं सवाल करता, बताओ यार राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरा दिया, हम लोग की क्या स्थिति होगी? तो ये जब राजनीति में जब समझ की कमी होती है, इस चीज को नहीं समझा जा सकता है कि इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे, तब जाके इस तरह का माहौल बनता है कि भाई आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को धक्का दे दिए और आप अपने घरों में शांत बैठ रहे हैं। क्योंकि बात वरुण चौधरी की नहीं थी, बात एक पद की थी, बात एनएसयूआई की, बात की एनएसयूआई की थी। और एनएसयूआई का सबसे बड़ा लीडर अगर सड़क पे एक पुलिस के जरिए गिरा दिया जाए तो आपको नाराजगी दर्ज करनी चाहिए थी लोकतांत्रिक तरीके से और विरोध करना चाहिए, तो वो नहीं हुआ। वर्तमान में सियासत की एक नई पॉलिसी आई है, खास करके छात्र राजनीति की। अगर कुछ होता है, कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस एक बोर्ड लगवा दिया जाएगा, वो भी उस जगह जहां पर उस जो भी दल का वो नेता है उसके बड़े नेताओं की नजर पड़े। तो ये जो पोस्टर वाली सियासत शुरू हुई है, उसे किस तरीके से देखते हैं? ये सोशल मीडिया वाली सियासत या पोस्टर वाली सियासत? मैं तो सियासत को एक ही नजरिए से देखता हूँ कि लोगों के भलाई के लिए काम आना, ये जो उसका जो पहली चीज है। और दूसरी ये कि सियासत का जो तरीका है वो कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे एक तरीका पोस्टर का हो सकता है कि आप पोस्टर लगवा दिए, एक तरीका हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे आपके फॉलोअर्स हैं तो आप अपनी बात उन तक पहुंचा दिए, एक तरीका होता है कि किसी मुद्दे पर अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो जाके जमीनी लड़ाई लड़ लेते हैं, एक और उसके बाद से उसको लोगों में एक नैरेटिव बनाते हैं, आंदोलन खड़ा करते हैं। ये तरीका होता है राजनीति का। और मुझे तीसरा तरीका सबसे बेहतरीन है, मुझे व्यक्तिगत पसंद है। मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं सोशल मीडिया को एक जरिया मानता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया को सब कुछ नहीं मानता। लेकिन चूंकि अब दौर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का है और सब कोई उसी तरफ भाग रहा है और ये आसान भी है। अब बताइए, मुझे अगर कोई आंदोलन खड़ा करना होगा तो मैं जाऊंगा छात्रों के बीच में, उनसे बातचीत करूंगा, सुनेंगे नहीं सुनेंगे, नकार देंगे, ये भी एक मामला है। और किस तरह मेरी बात को लेंगे, मुझे पसीना बहाना पड़ेगा, धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, आराम से हम चल रहे हैं। लेकिन कितना आसान है। एक मामला आया, हमने कहा मेरे पास फॉलोअर्स हैं 1 लाख के या 10,000 20,000 जो भी फॉलोअर्स हैं, हमने वीडियो बनाई और डाल दिया कि अरे वो चल रहा है भाई, बहुत अच्छा बोलते हो तुम। जब एप्रिसिएशन आ रहा है सोशल मीडिया पे ही पूरा, तो क्या मतलब है प्रोटेस्ट करने का? और पार्टियों के जब आपके बहुत मजबूत संबंध हो, मतलब कार्यकर्ता, आपका आंदोलन बहुत मजबूत चल गया, बहुत बड़े नेता हो, तब जाके ये समझ में आता है। लेकिन जो आजकल छोटे छोटे जगहों पे जब ये
पोस्टरबाजी चल रही है तो मुझे व्यक्तिगत नहीं पसंद है। सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि आप करिए, आप पोस्टर लगाइए, अच्छी बात है, आप अपनी जो बात कहना चाहते हैं पोस्टर के माध्यम से कहिए, राजनीति का एक तरीका है। लेकिन आप सिर्फ पोस्टर पे अगर डिपेंड हो जाते हैं तो आपकी पार्टी के लिए आप किसी तरीके से सहयोगी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मतलब कि जो जिस मुद्दे के नैरेटिव को आप बनाना चाहते हैं वो भी कुछ नहीं है, क्योंकि मीडिया अगर आपकी बात 2-4 मिनट दिखा देती है, आपके पास सेव करने के लिए हो जाता है, आपने डाउनलोड कर लिया जो मीडिया ने बोला है, संघर्ष का क्या, बदलाव का क्या, आपने पोस्टर लगा के खत्म कर दिया, या जो भी लगा रहा है या जो लगाना चाहता है वो लगा के खत्म कर देगा। लेकिन आगे का क्या, उसी मुद्दे पे आप दोबारा नहीं आते हैं। ये राजनीति के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि जिस दौर में भाजपा जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ इतना आगे जा रही है, प्रदेश दर प्रदेश जीतती जा रही है, तो उसमें आपको ये समझना होगा कि उसकी काउंटर लड़ाई सिर्फ पोस्टरबाजी नहीं हो सकती है ना। जब देश का प्रधानमंत्री नैरेटिव करता है बड़े बड़े मंचों पे, जैसे बंगाल में जब चुनाव हो रहा था तो आरजी कर मेडिकल कॉलेज के जो रेप पीड़िता उसकी माँ को लेके पैर छू रहे थे, पोस्टर क्यों नहीं जारी कर दिया? सारे नैरेटिव पोस्टर से नहीं बनते हैं ना। तो देश का प्रधानमंत्री नैरेटिव करता है व्यक्तिगत आधार पे, उस दौर में आपको कम से कम ये सीखना पड़ेगा कि आपको संघर्ष जमीन से करना पड़ेगा। सिर्फ आप पोस्टरबाजी से उसका काउंटर नैरेटिव नहीं दे सकते। हाँ, वो अलग बात है कि आपने एक आसान रास्ता निकाल लिया है जहां आप राजनीति बहुत आसानी से करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जब सरकार बन जाए तो आपका एक चेहरा मजबूत हो और आप मलाई खाने के लिए एकदम फिट रहें। वर्तमान में जो राजनीति है वो कहा जा रहा है कि एलाइट क्लास तक सीमित हो गई है, चाहे वो छात्र संगठनों जो आरोप लगते हैं, चाहे उसमें 2 नेता हैं, मैं नाम लेता हूँ, नेता तो बहुत है, निर्मल खत्री हो या निर्मल चौधरी हो या रौनक खत्री हो, इस तरीके के नेता, कांग्रेस में हो या भाजपा में हो, इस तरीके के नेता आते हैं तो उन्हें जल्दी जो चीजें हैं अट्रैक्ट होती हैं, चाहे संगठन के लोग हों, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे पार्टी के बड़े नेता हो। तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो जो कहा जाता है, इस पे आपका क्या मत है? निर्मल चौधरी तो कम से कम मेरे लिए स्वीकार है थोड़ा बहुत, रौनक खत्री तो मैं एकदम नहीं पसंद करता हूँ। ये पूरी तरीके से सोशल मीडिया मतलब छात्र राजनीति को पूरी तरीके से रिलबाजी की राजनीति बना देने में इनका भी एक बड़ा योगदान आजकल चल रहा है। और किसी भी मामले को लेके आप खाली रिलबाजी करना चाहते हैं, मतलब आप छात्र अध्यक्ष बने, बढ़िया बात है, लेकिन आप जहाँ से बने वहाँ वैसे भी एलिट क्लास का व्यक्ति ही बन सकता है, क्योंकि पैसे की पूरी राजनीति है वहाँ पे। 3 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ के बजट सेशन में वो बजट पास होता है, उसके लिए आप खुद का आप करिए, तब जाके आप छात्र संघ अध्यक्ष बन जाएंगे वहाँ पे। तो हम जैसे लोगों की तो कोई अहमियत ही नहीं है वहाँ पे। लेकिन फिर भी छात्र राजनीति का बेड़ा गर्क करने वाले यही लोग हैं। तो छात्र राजनीति का बेड़ा खाली रीलबाजी से हवाबाजी नहीं होती है। अब मैं उससे ज्यादा पहले से राजनीति कर रहा हूँ, लेकिन ये भी है कि आप सोशल मीडिया पे अगर मजबूत हैं तो आप पूरे देश में कैसे जब मतलब कि स्वीकार्य हो जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा स्वीकार्य नेता है वो काहे नहीं जाके वहाँ पे मतलब धरातल पे एक चुनाव लड़ लेते हैं, देख लेते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ मैं धरातल में मजबूत नहीं हूँ। कोई कहता है, मेरे गाँव में लोग कहते हैं आके चुनाव लड़ो, मैं कहता हूँ ए भाई, मैं लखनऊ में बैठ के राजनीति कर रहा हूँ, तो जनता के साथ धोखा देने का क्या मतलब है? ना मैं जनता की यहाँ समस्याएं जानता हूँ, ना मैं यहाँ जनता को बहुत अच्छे से जुड़ा हूँ, तो फिर मैं वहाँ पे नेता बनने जाने का क्या मतलब है? मैं ये कहता हूँ कि जब मैं वहाँ पे एक्टिव हो जाऊंगा तब मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन इनको नहीं, सोशल मीडिया से हाइक बना के, सोशल मीडिया का नेता बन के इनको जमीन पे नेता बनना होता है। और बड़ी जो पार्टियां यही चमक दमक देख के इनको बुला लेती हैं और टिकट दे देती है, तो फिर हार का मुंह देखना पड़ता है। आप सिर्फ पैसे के दम पे अगर इस लोकतंत्र को मतलब आप चुनना व्यक्ति ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं जो विधायक बन जाए सिर्फ पैसे के दम पे, तो लोकतंत्र के लिए भी तो घातक है। अगर किसी कोई गरीब व्यक्ति है जो राजनीति कर रहा है, ये तो समानता का सबको अधिकार है एक तो, और सब किसी के चुने जाए, सब कोई ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जिसमें सब कोई चुना जा सके। मतलब कोई अगर बढ़िया जनता के लिए राजनीति कर रहा है, उसके मुद्दे पर लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो वो भी चुनने जाने का अधिकार रखता है। लेकिन जो ये दौर चल रहा है पैसे का, पूंजीवाद का दौर, जिसको सबसे पहले मतलब भाजपा मजबूती से सेट करना चाह रही है ताकि कोई आम व्यक्ति उठ ही ना पाए। जो मजबूत लोग हैं, टाटा बिरला, यही सब लोग अब मतलब यही है, जबकि राजनीति में जब पैसा ही बोलने लगेगा तो जनता को ये नहीं समझ में आता है कि उनके मुद्दे को उठाने वाला नेता मजबूत है या हवाबाजी करने वाला नेता मजबूत है। जनता की भी अपनी गलती है। 2000 रुपए में मतलब कि अपने वोट बेच दे रही है।
कहाँ से उसको सुनेगा? वहाँ का मतलब जो विधायक और स्थानीय विधायक होगा सुनेगा कैसे? वो जानता है कि पिछली बार 2000 में खरीदा, इस बार 3000 में खरीद लूंगा। जनता अपने वोट का जब मूल्य नहीं जानती है खुद ही, तो दिक्कत होती है। और दूसरी बात, उसको भी पता है जो रीलबाजी कर रहा है कि 5 करोड़ मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में खर्चा किया अगर, तो मैं 15 करोड़ रुपया विधानसभा में खर्चा करके और उसी जनता से वोट ले लूंगा। तो ये दिक्कत है, लोकतंत्र के लिए ये घातक है। अच्छा, अभी आप फीस वृद्धि को लेकर के आप एक प्रदर्शन लखनऊ विश्वविद्यालय में कर रहे थे, उसको लेकर के मुकदमा दर्ज हुआ है। ये कई मुकदमे आप पर हो चुके हैं, लेकिन जब सबसे पहला मुकदमा दर्ज हुआ था उस समय क्या स्थिति? क्योंकि कई बार होता है जब मुकदमा दर्ज हो, पुलिस के यहाँ से फोन आए, तो अभी तो आप फिलहाल आदत है पुलिस की, लेकिन उस समय पुलिस का जो है एक अलग डर होता था। घर वालों को पता चले कि हम पे मुकदमा दर्ज हुआ है तो घर वाले अलग डरते हैं, थाने में बंद हुए अलग, घर वालों पे भी चिंतित हो जाते हैं। अपने में भी ये होता है कि क्या हो जाएगा। वर्तमान सरकार की बात करें तो थाने में बंद होकर बहुत कुछ हो जाता है, टोटियों पे लोग लटक जाते हैं, गाड़ियां पलट जाती हैं, 3 लड़के गोली मार जाते हैं, तमाम तरीके की चीजें जो हैं वो होती हैं। तो क्या डर था जब पहले वाला मुकदमा दर्ज हुआ, पहला वाला पुलिस का कॉल आया? नहीं, मैं पहली बार तो रोया था क्योंकि मैं अकेले बंद था और पुलिस इतना टॉर्चर कर रही थी। माँ बहन की जो गालियां मुझे, मतलब 3 खेमे बना के आ रहे थे। अच्छा। मतलब 2 दरोगा आए, कभी 1 दरोगा, 2 सिपाही आए, कभी 2 दरोगा आए, 4 सिपाही आए, और कभी ये एक साथ 10-15 आ जाए और इतना गाली दे माँ बहन की। मैं उससे चुप नहीं था कि मैं वहां पे जेल में, मतलब थाने में बंद हूँ, बैठाया गया हूँ और मुझे जाने नहीं दिया जा रहा, मैं कैद में हूँ। इनकी गालियों से मैं रो दिया। फिर मैंने कहा कि मुझे निकलने दीजिए। उस वक्त भी मैंने कहा कि मुझे थोड़ा निकलने दीजिए, मैं इस बात को लेके जाऊंगा कोर्ट में कि आपने मुझे बैठा के गाली दिया है। क्योंकि दिमाग में किसी के सामने झुकना है ही नहीं मेरी मतलब जो आदत है, मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि मैं किसी के सामने कैसे झुकूं, आपने समझौता कैसे करूं। तो मैंने नहीं किया, लेकिन रोया था मैं। पहली बार इतना बुरा कि भाई मैं सोच रहा था कि 2-3 आते होते तो कम से कम बातचीत कर रहे होते। ये जो गालियों का श्रृंखला जो पुलिस के द्वारा दी जा रही है, थोड़ा बढ़ता 2-3 लोगों में, हाँ डिवाइड होता। वो भी नहीं, अकेला व्यक्ति में बैठा हूँ और मढ़िया थाना था और वहां पे सारे दरोगा और सिपाही बैठ के, आजम खान से बढ़ के नेता हो, वो भी निपटा दिए गए इस सरकार में, तुम मुख्तार अंसारी से बढ़ के बड़का हीरो हो क्या, तुम अतीक अहमद। हमने कहा भाई ना मैं आजम खान हूँ जो जिसने मुख्यमंत्री सीधा पंगा लिया है, ना मैं अतीक अहमद हूँ, ना मैं मुख्तार अंसारी हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। छोटे आदमी से मुख्यमंत्री तो नहीं भिड़ रहा है, आप ही लोग भिड़ रहे हैं, ये कुलपति भिड़ रहा है। मुझे यहाँ का मतलब है, मुझे काहे ले आके कंपेयर कर रहे हैं भाई? उतना बड़ा होता तो तुम्हारी गाली देने की भी तो नहीं हैसियत होती, गाली भी तो नहीं दे रहे होते। अगर मैं उस लेवल का, चाहे वो उनकी स्थिति जो हो, पुलिस गाली देने की हैसियत में नहीं थी, तो इसीलिए मैं कहता हूं उनसे कंपेयर मत करो। जो गाली दे रहे हो ये गलत कर रहे हो, गाली नहीं देना चाहिए तुमको। लेकिन बाद में इतना मतलब मेंटली टॉर्चर किया गया, क्योंकि कुलपति चाहता ही था कि मैं मेंटली टॉर्चर हूँ और वो चाहता था कि मैं अपने मुंह से माफी मांग लूं। अच्छा। निष्कासन। और तो मुझे एक बार बुलाया गया SHO द्वारा और कुछ और अधिकारी बैठे थे, तो उन्होंने कहा था कि बेटा अरे वो, अरे यार खत्म करो, माफी मांग लो, खत्म करो। तो मैंने कहा मैं सोचूंगा। फिर मैं मतलब बाहर निकल के गया कक्ष से SHO के, थोड़ा आगे बढ़ा, मैं दोबारा वापस आया, तो मैंने कहा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो क्या सोच लिया? हमने कहा हाँ सोच लिया। तो SHO ने कहा रुको मैं बताता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। तो हमने कहा बताइए। तो उसने कहा तुम माफी नहीं मांगोगे ना? हमने कहा नहीं। कह रहा हमको पता था तुम जिस हिसाब के छात्र हो, तुम्हारा जो ऐठन है वो जाएगी नहीं, चाहे तुम जो झेल लो। हमने कहा तो बिल्कुल सही पहचान है, माफी नहीं मांगूंगा। और माफी ना मांगने का ये हिसाब किताब हुआ कि मैं 6 साल में ग्रेजुएशन पूरा किया। और उसकी भी बड़ी बात थी, मैं ये सोचता था कि क्या पता ये द्वेष में कह दे कि माफी मांग लो, मतलब खाली झुकाना चाहता हो, और क्या पता वो ना मांगे। हाँ, और दूसरी बात मेरे दिमाग में ये भी सवाल था कि माफी क्यों मांगना, मैंने कौन सी गलती की थी? लोकतांत्रिक अधिकार है विरोध प्रदर्शन करना, मैं विरोध प्रदर्शन कर रहा हूँ, तो माफी किस बात की? इसलिए मैंने माफी ही नहीं मांगी। एक आखिरी सवाल, 2000 लगभग 9-10 सालों से आप लखनऊ में सियासत कर रहे हैं। वर्तमान में अगर कोई आता है या लखनऊ में कोई राजनीति करता है, 6 महीने नहीं होता है वो अपनी में विधानसभा चुन लेता है, अपने नाम के आगे वो विधानसभा का नाम लिखना शुरू कर देता है। 9-10 सालों से आप यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, NHY के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, बराबर सारे प्रदर्शनों में भी शामिल होते हैं, तमाम बड़े नेताओं से मिलते हैं। अभी तक आपने कोई विधानसभा चुनी कि नहीं कि अहमद रजा खान फलानी विधानसभा? नहीं, वो विधानसभा बढ़ के नेता चुनते हैं। अभी मैं राजनीति सीख रहा हूँ।
क्योंकि राजनीति में सीखने के लिए भी बहुत कुछ बचा हुआ है। तो मैं अभी राजनीति सीख रहा हूँ कि राजनीति किस तरह से करनी चाहिए। एग्रेसिव अभी तक मेरा एग्रेशन कम नहीं हुआ है, यही कम कर लूं पहले। विधानसभा में जाके हाथ जोड़ना जनता के सामने एक बहुत बड़ा समस्या है, भाई जाके जोड़नी पड़ती है। वैध अवैध उनकी जो मांगे हैं उनको स्वीकार करते जाओ, क्योंकि अभी मैं उतना अनैतिक नहीं हो पाया हूँ। हाँ, क्योंकि राजनीति में नैतिक अनैतिक तो बहुत बड़ा मामला है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ना मेरे पास 4-5 करोड़ रुपया है कि जाके मैं वहाँ खर्च करके जनता के मांगों को पूरा करके वो वोट ले पाऊंगा, और ना मेरे पास मतलब कि इतनी बड़ी फंडिंग कहीं से आ सकती है। मैं व्यक्तिगत तो ही नहीं, फंडिंग भी नहीं आएगी। और दूसरी बात यह है कि मुझे राजनीति में आंदोलन पसंद है। मैं ये समझता हूँ कि मैं यहाँ प्रदेश में बैठ के, यहाँ लखनऊ में अगर मैं बैठा हूँ तो इस तरह की राजनीति सीख पाऊँ कि आगे चल के कभी जिंदगी में एक बड़ा कोई नैरेटिव कर सकूं। क्योंकि मैं, आपने शुरू में कहा था कि मैं मुस्लिम मुद्दों पे बहुत सारा लिखता रहता हूं, तो मैं विधानसभा में जाके एक विधानसभा की मतलब लड़ाई लड़ूंगा, उससे अच्छा मैं प्रदेश में बैठ के या अगर कोई बड़ा नैरेटिव खड़ा करने में कोई सहयोग दे पाया तो मैं ज्यादा बेहतर समझता हूं। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं अभी मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोटेक्शन लॉ पे, मैं उस पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि आगे चल के मुझे ये लगता है कि देश में जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं वो मेरे विधानसभा लड़ने से ज्यादा गंभीर है। मैं विधायक बनूं ना बनूं, इससे हो सकता है मेरा व्यक्तिगत फायदा हो, लेकिन देश में जो मुसलमानों की स्थिति है, जो माइनॉरिटीज की स्थिति है, वो ज्यादा गंभीर है। इसलिए मैं उनके लिए ज्यादा सोचने की कोशिश करता हूँ। और जाके वहां पे झूठे वादे, मेरे से पहले तो झूठे वादे नहीं होते, इसलिए विधानसभा नहीं चुन पाया हूँ। मैं झूठ बोलना अभी सीख नहीं पाया हूँ राजनीति में। कभी कभार बोलता हूँ किसी का फायदा करवाने के लिए, लेकिन अपने व्यक्तिगत हित के लिए कोई अभी बहुत कम झूठ बोल पाता हूँ, इसलिए विधानसभा नहीं चुनी। दूसरा ये कि अगर माइनॉरिटी प्रोटेक्शन लॉ पे अगर आगे ये नैरेटिव मजबूत होता है देश भर में, तो इससे जिनको फायदा होगा उस पर बात होगी। तो मैं उस पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। माइनॉरिटी प्रोटेक्शन लॉ में मैं ये अभी मेरा सारा टाइम मतलब उसी में सोचने में लगाता हूँ, या छात्र आंदोलन से निकल के अगर बैठता हूँ तो जिन लोगों के साथ मिलता हूँ उनमें यही पूछता हूँ कि माइनॉरिटी प्रोटेक्शन लॉ इस देश में जरूरी है। जरूरी क्यों है? तो मैं कहता हूँ कि माइनॉरिटी प्रोटेक्शन लॉ जो है, जो देश भर में जो माइनॉरिटीज हैं, एक तो उनका जो 6 है, क्रिश्चियन, मुस्लिम, जैन, सिख और ये जो भी बुद्धिस्ट जो हैं, ये माइनॉरिटीज में है। ठीक है, एक तो इनके साथ संख्या के आधार पे जो कमी है, इनके साथ जुल्म होता है। मुसलमानों पे तो खासकर इस प्रदेश में हम लोग जहाँ बैठे हैं, योगी सरकार तो एकदम मुसलमानों के खिलाफ कूद के बयानबाजी करते हैं। और हेमंत बिश्व शर्मा है, उधर बंगाल बयानबाजी चली रही है, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी खुद ही बयानबाजी करते हैं। जिस देश में अगर सबसे बड़ा व्यक्ति ही मतलब सर्वोच्च नेता ही बयानबाजी इतनी घटिया स्तर की करे मुसलमानों के विरोध में, और मैं विधायक ही लड़के क्या कर लूंगा? तो मैं ये समझता हूँ कि लड़ाई उससे ज्यादा बड़ी है। दूसरा ये है कि अगर इंसान माइनॉरिटी प्रोटेक्शन लॉ में है लैंग्वेज के आधार पे, कि लैंग्वेज के आधार पे इस देश में शोषण होता है। बिहारी और जो यूपी के लोग जाते हैं महाराष्ट्र में, उनका धर्म देख के या जाति देख के थोड़ी वहाँ कहा जाता है कि तुम मराठी नहीं बोलते हो, हिंदू हो, छोड़ देंगे। वहाँ तो मुस्लिम हो कि हिंदू। मैं खुद कर्नाटका में था, एक ड्राइवर था, उससे मैंने कहा बड़ा अजीब तरीके से, बट इस तरीके से बातचीत किया, बहुत गंभीर तरीके से, मतलब बेइज्जत कर दिया मुझे सड़क पे, और सिर्फ इस आधार पे कि मैं हिंदी बोल रहा था। अच्छा, हाँ, तो ये समस्या है। तीसरा ये है कि जो मतलब कि राज्य में अल्पसंख्यक जो मतलब जहाँ संख्या कम है, जहाँ हिंदू संख्या कम है, उनको भी अल्पसंख्यक का अधिकार मिले, उनको भी सुविधाएं मिले। तो मैं धर्म और जाति से ऊपर उठ के ये माइनॉरिटी प्रोटेक्शन लॉ की बात पर ज्यादा गंभीर हूँ, बजाय इसके कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं। और मेरा कोई बहुत ज्यादा मतलब शौक भी नहीं है कि मैं विधानसभा में जाके ही बोलूंगा। जैसे बड़े बड़े नेता कह गए हैं कि भाई, काशीराम कहते थे कि सदन तुम्हारा है, सड़क हमारी है। तो भाई हमारे पास सड़क है। अगर मेरे आवाज में दम रहा और मैं डरा नहीं, समझौता नहीं किया, क्योंकि ये दावा भी तो नहीं कर सकता कि समझौता नहीं करूंगा। मैं इस तरह का जबरदस्ती का नेता नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं समझौता नहीं करूंगा। और जितना मैं अपने आप को जानता हूँ, अगर समझौता नहीं किया, डरा नहीं, तो मैं लड़ूंगा। और सड़क बड़ी जगह है सदन से, यहाँ बोलता रहूंगा और लोग नेता तो मान ही लेंगे। विधानसभा का नहीं मानेंगे, वो जरूरी है लोकसभा और विधानसभा लड़के ही नेता बने, उसके बगैर भी नेता बन जाएंगे। आज भी लोग नेता मानते हैं। बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। अहमद रजा खान साहब थे हमारे साथ मौजूद, ये प्रदेश उपाध्यक्ष हैं NSUI के।
तमाम मसलों पर बात हुई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से मसला शुरू हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय में जो हाल ही में फीस वृद्धि को लेकर के प्रदर्शन किया, उसमें मुकदमा दर्ज हुआ, तो उसको लेकर भी बातें हुई। एनएसयूआई के तमाम मुद्दों पर बात हुई, बिल्कुल मुखर तरीके से एनएसयूआई पर बात हुई, कांग्रेस पर बात हुई, कांग्रेस के नेताओं पर बात हुई, और सदन की भी बात हुई कि अहमद रजा खान जो हैं वो कौन सी विधानसभा लड़ेंगे कुशीनगर से। तो उन्होंने कहा सदन नहीं, सड़क मेरा है। तमाम मुद्दों पर बात हुई है। आपको ये पूरा इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।